नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पत्र लिखकर कर्मचारियों से की अपील। केंद्रीय रेल बजट में हरियाणा को मिली कई सौगात। साल 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मिले 3,383 करोड़, मंत्री ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करनाल के किसान नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मामला लटकाना चाहती है हरियाणा सरकार। एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान। नूंह में जमीन के मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे 9 गांवों के किसानों ने निकाला लंबा ट्रैक्टर मार्च। प्रशासन को दी चेतावनी, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और कल से पेरिस में शुरू होंगे ओलंपिक गेम्स। भिवानी की 20 साल की बॉक्सर प्रीति पवार पर रहेंगी निगाहें। परिवार ने जताई मेडल की उम्मीद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने डॉक्टर्स की मांगे पूरी ना होने के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक आज प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जबकि सरकार ने मरीजों पर हड़ताल का असर ना पड़े इसको लेकर विचार करने का आग्रह किया है। इसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को पत्र लिखकर अपील भी की है। वहीं डॉक्टर्स की मांगों में विशेषज्ञ कैडर का गठन, केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर्स के साथ समानता सुनिश्चित करने वाली करियर प्रोग्रेस स्कीम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एसएमओ की सीधी भर्ती न करना और पाठ्यक्रमों के लिए बॉन्ड राशि में कमी शामिल है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें उनकी मांगों से संबंधित बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं की जा रही। केंद्रीय रेल बजट में हरियाणा को कई सौगातें मिली हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई घोषणाएं की हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा को 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए 3,383 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि 2009-2014 के वक्त 315 करोड़ रुपए थे। साथ ही अब हरियाणा रेलवे के लिए बजट आवंटन में भी इजाफा किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 34 स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की सरकार की तैयारी है। उन्होंने बताया कि साल 2014 के बाद से 508 रेल फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण हो चुका है। साथियों, आज रेलवे के स्टेट वाइज एलोकेशन का आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपए का, जो कि इतिहास में सर्वाधिक है। और इसका रेलवे के विस्तार में, रेलवे की सेफ्टी में इसका बहुत लाभ होगा। 1,08,000 करोड़ का एलोकेशन सेफ्टी के लिए रहेगा। इसमें से मैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए और ओवरऑल रेलवे में कई तरह के मॉडर्नाइजेशन के जो काम चल रहे हैं, उसके लिए जो स्टेट वाइज एलोकेशन है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। हरियाणा के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 3,383 करोड़ का, 3,383 यानी 3,383 करोड़ का, 3,383 करोड़ का। आप इसको कंपेयर अगर करें, जो यूपीए के समय एवरेज एलोकेशन 315 करोड़ रुपए का होता था, मात्र 315 करोड़ का, यानी यूपीए के समय से 11 गुने ज़्यादा, 11 टाइम्स ज़्यादा, यूपीए के समय से 11 टाइम्स ज़्यादा, 11 गुने ज़्यादा एलोकेशन मोदी जी ने 2024-25 के इस बजट में हरियाणा के लिए दिया है। हरियाणा में काम भी बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाई हरियाणा में हो चुका है। नए ट्रैक तेजी से बन रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। 34 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत जो कंप्लीट रीडेवलपमेंट नया बनाने का काम चल रहा है। केंद्रीय रेल बजट में हरियाणा को सौगात मिलने पर अंबाला रेल मंडल के डीआरएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और रेल बजट पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बजट निकल कर आया है वो हरियाणा के हक में आया है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में हरियाणा को पिछली बार से 11 गुना ज्यादा मिला।
उन्होंने कहा कि अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस बार बजट आया है, जिसमें नंगल डैम तलवाड़ा के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। इसमें जैसे हरियाणा के लिए बताया गया है 3,383 करोड़ का रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जो पिछली सरकार यूपीए सरकार के एलोकेशन के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा है। हरियाणा में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। उसके अलावा 2014 से 2024 के बीच में 508 फ्लाईओवर्स ऑब्लिक रेल अंडर ब्रिजेस आदि भी इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा 34 अमृत स्टेशन का काम चल रहा है। इसमें अंबाला डिवीजन में जगाधरी, अंबाला सिटी और कालका स्टेशन शामिल है। सुरक्षा के लिए देखिए, सुरक्षा एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की तरफ से रहता है, स्टेट पुलिस मिड सेक्शन में, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो प्राइमरीली रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए है। इन तीनों के समन्वय से यात्रियों की सुरक्षा को अंजाम दिया जाए। इधर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करनाल में किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को लटकाना चाहती है, लेकिन लोग समझ गए हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं रोका बल्कि सरकार ने रोका है। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा और जब रास्ता खुलेगा वो दिल्ली जाएंगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता। सरकार की मंशा शुरू से गलत है। जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया था ये बॉर्डर खुलने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनका मकसद है कि इसको लटकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ये था इस फैसले को लटकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन्होंने इस पर स्टे किया है, भाई अभी वो फैसला ऐसी स्थिति रहे। पर एक चीज है, किसान तो उस दिन के सड़कों पे है। जब तक मांगे नहीं माने जाती तब तक सड़कों पे रहेंगे, चाहे वो सड़क शंभू बॉर्डर की हो, चाहे वो सड़क दिल्ली की हो। तो ये तो आंदोलन तो लगातार जारी रहेगा जब तक ये फैसला नहीं होगा। तो आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद ही है सुप्रीम कोर्ट जल्दी ये फैसला देगी। भाई किसानों का भी दिल्ली में पूरा हक है और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन जल्दी देगी। भाई इन किसानों को दिल्ली आना चाहिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए और इस सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए। बाकी ये सरकार जानबूझ के इस मामले को लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। भाई जानबूझ के ये बॉर्डर ना खुले। अब सभी आम नागरिकों के आगे, अंबाला में भी जो व्यापारी भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सारों के आगे एक स्थिति तो स्पष्ट होगी भी किसानों ने सड़क नहीं रोकी। थोड़ी देर पहले कोई नहीं जी, हम तो फिर भी बैठे हैं वहीं पे, पहले भी बैठे थे, क्योंकि आज बट ये है, लोगों को पता लग गया ना भी ये जो रास्ते हैं वो किसानों ने बंद नहीं किए हुए, ये सरकार ने बंद किए हुए हैं ना। इन्हीं रास्तों बंद करने की वजह से ये पहले भी एमपी के इलेक्शन के अंदर इन्होंने नुकसान उठाया और आगे भी नुकसान उठाएंगे। तो हम आम लोगों से बस ये कहना चाहते हैं, अब एक माइक्रोसॉफ्ट आया था दो तीन दिन पहले की बात है ये, उसकी वजह से कितना काम ठप हो गया। इंटरनेट कॉर्पोरेट के पास है सारे का सारा, अगर इंटरनेट बंद कर दें सारी दुनिया ठप हो जाएगी। अगर कॉर्पोरेट के पास ये जमीनें चली गई या फिर ये खेती चली गई तो आप एक दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। जो 5 किलो राशन आज घर में फ्री आता है ना, वो सिर्फ किसानों की वजह से आता है। तो हम कहना चाहते हैं भी हमारा आम लोगों के साथ कोई बैर विरोध नहीं, हम कोई सड़कें जाम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हम भी अपने घर पे बैठकर काम करें, बट राजनीति का शिकार इतने लंबे टाइम से हो रहे हैं, अब आगे नहीं होंगे। हमारे हक बनते हैं। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट, इसकी लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक ये लड़ाई कर्जा मुक्ति की हमारी पूरी नहीं होगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम पीछे नहीं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किसान नेताओं की मुलाकात के बाद किसान नेता अभिमन्यु कोहन ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। देखिए, हमने राहुल गांधी जी के सामने ये बात रखी कि भाई आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले ये वायदा किया था कि यदि आप सत्ता में आए, आपका इंडिया अलायंस सत्ता में आया तो आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। आप सत्ता में नहीं आए, लेकिन आपको एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है, देश के किसानों मजदूरों ने दी है। तो आप मजबूती से संसद के अंदर हमारे ये मुद्दे उठाइए। और इसके अलावा जो हरियाणा सरकार के वे अधिकारी जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, जो उनको राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करने की बात कही जा रही है, उसके विरोध में भी आप संसद के अंदर बोलिए। तो उन्होंने ये वादा किया कि आने वाले समय में संसद के अंदर किसानों के मुद्दे मजबूती से गूंजेंगे। जिस तरीके से देश का किसान गर्मी में, धूप में, ठंड में, बारिश में सड़क पे बैठ के संघर्ष कर रहा है, उसी तरीके से जो विपक्षी अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसकी आवाज से
संसद गूंजेगा, किसानों के मुद्दों पर वो अपनी मजबूती से वो अपनी बात रखेंगे। आप लोग संतुष्ट हैं आज की इस मुलाकात से? क्योंकि आप लोगों को कहा जा रहा है बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े, यहाँ वहाँ बहुत देर रोका भी गया। देखिए, मुझे लगता है कि इस चीज की भी कम से कम जांच होनी चाहिए। जब उनके ऑफिस से एक आदमी यहाँ पे लेके पूरी डिटेल लेके आ गए कागज, उसके बावजूद इस तरीके से हमें घुमाया जा रहा है, 1.5 घंटे तक हमें यहाँ पे परेशान किया गया, वो क्यों हुआ, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। क्या सरकार नहीं चाहती थी कि देश का किसान जाके विपक्ष के नेता से मिले? जब विपक्ष के नेता ने अंदर से कहा कि आप अगर उनको अंदर नहीं आने देंगे तो हम बाहर जा रहे हैं, उसके बाद हमें ये कहा गया कि आप आ जाइए अंदर, तो ये बहुत गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इस मामले को देखा जाना चाहिए, एक समिति बनाई जानी चाहिए, खासतौर शंभू बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, उसको खोलने को लेकर, कि उसको खोला जाए तो एक समिति बनाई जाए। आप लोग उससे सहमति रखते हैं कि अगर एक समिति बनती है और खोलने को लेकर बात आगे बढ़ती है? तो ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा और सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जहां तक बात कमेटी की, हरियाणा पंजाब के लेवल की, देखिए ये मुद्दा सेंटर के लेवल का है। सेंटर के लेवल की जब विल पावर होगी जब ये चीज संभव है। देखिए, क्राइसिल की रिपोर्ट है, 21,000 करोड़ में एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। अगली खबर नूह से है। नूह में पिछले 5 महीनों से जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे 9 गांवों के किसानों ने लंबा ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी आवाज बुलंद की है। जानकारी के मुताबिक रोजका मेव IMT से नूह लघु सचिवालय तक करीब 35 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और इस दौरान किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए DC के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, आज लगभग 35 किलोमीटर लंबा भाईचारा ट्रैक्टर मार्च धीर धोखा से लेकर के लघु सचिवालय नूह तक निकाला गया। इसमें सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों किसान थे और हमारा मुद्दा है जो धीर धोखा में 5 महीने से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें मांग है बकाया मुआवजा ब्याज सहित, और जो धोखे में रख करके एग्रीमेंट साइन करवाए गए जिससे कोर्ट के दरवाजे हम ना खटखटा सके, उसको रद्द किया जाए और जो हमारी बाकी डेवलपमेंट की रोजगार की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। उसके लिए 4 जुलाई को प्रशासनिक अधिकारियों ने 7 अगस्त तक का टाइम मांगा था। आज हम दोबारा से वो 7 अगस्त याद दिलाने आए हैं कि अब 7 अगस्त के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 7 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 अगस्त को इस आंदोलन का आगामी फैसला लेंगे और जो IMT में काम चल रहा है उसको बंद करवाएंगे। आज किसानों ने अपनी ताकत ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से दिखाई है और किसानों ने आगामी आंदोलन के लिए आज ट्रैक्टरों की रिहर्सल भी की है, ट्रैक्टर चेक किए किसानों ने कि ठीक ठाक हालत में है कि नहीं। भाजपा प्रदेश महामंत्री की नई जिम्मेदारी मिलने पर कृष्ण बेदी ने PTC न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना भी साधा है। अशोक जी, अभी आपने एक नई जिम्मेवारी के बारे में बात की है। पिछले 3 दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने और संगठन ने एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है और महामंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया है। मैं इस नई जिम्मेवारी से, जहां केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूं। वहां पर मैं विश्वास लाता हूं आपके माध्यम से कि पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए और गरीब लोगों के हित की सुरक्षा के लिए सरकार में पूरी ताकत लगाकर हम दिन रात काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस आस और इस विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। किस तरह करेंगे काम, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी आपको प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, 5 लोकसभा में सीटें आई, विधानसभा की किस तरह करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा जो कांग्रेस है कह रही है हम जीत के दिखाएंगे, हम दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में आपकी 5 सीटें आई हैं, वो कह रहे हैं कम आएंगे। अब देखिए, दावा करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में किसी को कोई कुछ भी कहते, BSP वाले भी कह देंगे, हम रोक रहे हैं उनको, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। और कांग्रेस एक ख्याली पुलाव पाड़ के वो आज हरियाणा में एक भ्रम का उन्होंने एक सिस्टम फैलाने की शुरुआत की है। आज कहाँ है कांग्रेस, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। यदि कांग्रेस में कुछ अल्ले पल्ले होता तो किरण चौधरी जैसी मजबूत नेता कांग्रेस छोड़ती क्या? रणजीत चौटाला जैसा आदमी कांग्रेस को छोड़ता क्या? और अब जिक्र करेंगे पेरिस ओलंपिक का। कल से फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा से 4 मुक्केबाज
तमाम मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बात भिवानी जिले की करें तो भिवानी जिले के गांव बडेसरा की 20 साल की मुक्केबाज प्रीति पवार 54 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओलंपिक के सभी मुकाबले 11 अगस्त तक चलेंगे। वहीं बॉक्सर प्रीति पवार के परिजनों ने बेटी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी मेडल जीतकर देश वापस लौटेंगी। उसके बारे में बात करें तो बहुत डिसिप्लिन्ड और अपने स्पोर्ट को लेके, बॉक्सिंग को लेके भी वो बहुत ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ खेलती है। उम्मीदें भी हमें उससे बहुत हैं और पूरा विश्वास है कि वो उन पे खराबी उतरेगी, हम सबका नाम रोशन भी करेगी, गांव वालों की भी खुशी में शामिल होगी और सबको गांव में बाकी लड़कियों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, उससे उत्साहित होके वो भी फिर आगे गेम में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं या उनकी जो भी रुचि हो उसमें आगे बढ़ के प्रोत्साहन से भाग लेंगी। सर, जैसे कि प्रीति ने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2017 से, तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एजुकेशन बहुत अच्छी थी और इसके अंदर डेडिकेशन, डिसिप्लिन, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी लड़की में नहीं देखा। और 6 साल के अंदर इसने देश को ओलंपिक कोटा दिया, पेरिस के लिए एशियन गेम्स में मेडल दिया। 2017 से 23 के बीच में इसने सबसे पहले जब ये कंपटीशन खेली थी तो थोड़ी इंजर्ड थी, उस समय इंजर्ड होते हुए भी इसने फर्स्ट खेलो इंडिया जो हुआ था आसाम में, उसमें इसने सिल्वर मेडल दिया। उसके बाद इसने जूनियर जो यूथ मतलब नेशनल चैम्पियन हुई थी जो हमारे सोनीपत में, उसमें गोल्ड मेडल दिया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।